स्वागत है पीआर स्कूल में। हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक मल्हार के पाठ एक माँ कहे एक कहानी के आज प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो शुरू करते हैं। माँ कहे एक कहानी के प्रश्न और उत्तर। पहला जो भाग इसमें आता है वो है मेरी समझ से। मेरी समझ से का अर्थ है कि आपने अपने पाठ में जो पढ़ा उससे फिर आप कैसे उत्तर दे पाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। माँ बाप बेटे ने कहा था कि माँ मुझे कहानी सुनाओ, तो माँ ने उसे एक उसके पिता के जीवन से संबंधित कहानी सुनाई और उसमें एक पक्षी को तीर मार दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे बचाया। तो ये कहानी क्यों सुनाती है माँ, बेटे और करुणा की कहानी क्यों सुनाती है। राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। देखिए सही इसका उत्तर है। वो बातें पूछती है ना कि बेटा तू इसका जवाब दे, यानी कि सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए उसने ये कहानी सुनाई थी। कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। निर्दोष पक्षी के प्रति आकेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। देखिए यहां पर जो उस बगुला या हंस और राजकुमार के बीच में बाउंडेशन होता है वो मित्रता और निष्ठा का होता है। तो मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए उसने ये कहानी सुनाई। कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को क्या समझ में आने लगा, आने लगता है। न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। निर्णय लेते समय निडर रहना चाहिए। आखेटों का सीधा सदैव विरोध करना चाहिए और जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। जहां करुणा वहां पर न्याय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ मिलान करने की बात की जा रही है, तो मिलान करते हैं। इस कहानी से संबंधित है। इस कहानी में बेटा कौन है। बेटा है राहुल। सिद्धार्थ यशोधरा के पुत्र राहुल बेटा है। माँ कौन सी है। माँ है यशोधरा, राजकुमारी यशोधरा और सिद्धार्थ की पत्नी है। पिता कौन है। सिद्धार्थ, एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बात करते हैं पंक्तियों पर चर्चा की। तो इसके हम लोगों ने जब पाठ को पढ़ा था उसमें इसका अर्थ निकाला था। अब वहां से इसको देख लेंगे कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी। मैं बता देता हूं कि जब कोई एक निरपराध को मारता है तो कोई अन्य उसे क्यों नहीं बचा सकता। रक्षक जो होता है वो भक्षक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। न्याय दया का दानी है। अब ऐसे ही सोच विचार के लिए ये आपको सोचने की है, प्रश्न करना नहीं है। अनुमान और कल्पना से, ये एक समूह का है, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा। यहां पर मैचिंग करनी है। स्तंभ 1 से स्तंभ 2 की मैचिंग करनी है। कहती है मुझसे ये चेटी, कहती है मुझसे ये चेटी, चेटी में दासी होता है। तो मुझसे ये दासी कहती है, क्या कहती है। तो इसका अर्थ क्या है। यह सेविका मुझसे कहती है 7वें नंबर से। तू है हटी मान धन मेरे, माँ कहती है बेटा तू बहुत हटी है लेकिन मेरा मान है तू। तो हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है। तो ये 8 से जाकर मिलेगा। झलमल कर हिंदू हिम बिंदु झिले से, तो ये कह रहे हैं कि ओस की बूंद, देखो कहां पर है। ओस की बूंद झिलमिला रही है, इसको हम 5 से मिलाएं। गिरा विद होकर खरसर से, जो गिद्ध है वो गिरा है एक नुकीले बाण से। तो
गलत मिलाया हमने, ये 8वां मिलाना था 9 से, मिला दिया 8 से। ठीक है, बोला 9 ही था, लेकिन मिलाते मिलाते ये 8 से मिल गया। चलिए इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। हे मानधन मेरे, ये 9 से मिलेगा। हुए हटी मानधन मेरे, ये जाके मिलेगा 9 से। हे मेरे पुत्र बहुत हट करता है। गिरा विद खर से ऊपर, ये 8 से मिलेगा, यानी कि तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, यानी कि सदैव कोमल हृदय वाला, निर्दय निर्दयी, दयालु और निर्दयी व्यक्ति के बीच में झगड़ा हुआ। 3 से मिला। कह दे निर्भय जय हो जिसका, बेटा निर्भय होकर कह दे कि कौन जीतेगा। तो तू बिना डरे कह दे, तो ये आएगा तू बिना डरे कह दे, यानी कि दूसरे से मिले। मैं रंग बदल लेता हूं पेन का, हरा कर लेता हूं। तूने गुनी कहानी, तूने कहानी को समझ लिया, छठे से मिले। उभय आग्रही थे स्वयं विषय में, यानी कि दोनों अपनी बात पर अटे हुए थे, तो दोनों ही अपनी बात से टिके हुए थे। तब उसने जो था खगभक्षी हट करने की ठानी, तो जो जिसने तीर चलाया था वो हट करने लगा। ये 10 से मिलेगा। रक्षक पग भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, लेकिन न्याय में दया सम्मिलित होनी चाहिए, ये 4 से मिल जाए। तो इस तरह ये हमारी मैचिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक कविता की रचना करने को कहा है। ठीक है, कविता में विराम चिन्ह, ये महत्वपूर्ण है। भाई विराम चिन्ह होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विराम चिन्ह के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। जब हम कोई एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कहीं पर रुकते हैं, कहीं पर ज्यादा देर रुकते हैं, कहीं पर कम देर रुकते हैं, तो विराम का अर्थ होता है रुकना। तो जहां रुका जाएगा वहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। भाषा को बोलते या लिखते समय अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए हम जहां रुकते हैं वहां कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण विराम को हम एक बिंदी के रूप में दिखाते हैं, या हम एक सीधे लाइन के रूप में दिखाते हैं। अल्प विराम को एक कोमा, प्रश्नवाचक चिन्ह को एक प्रश्न का निशान बनाते हुए, विस्मयादि बोधक आश्चर्य जहां होता है वहां इस तरह, द्विबिंदु आह की स्थिति आती है तो द्विबिंदु, अर्ध विराम जहां थोड़ा कम देर रुकना होता है वहां अर्ध विराम, और उद्धरण चिन्ह जब हम इस तरह दो बना देते हैं और इसके बीच में कुछ लिख देते हैं तो ये उद्धरण चिन्ह कहलाता है। अब हम एक एक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। विराम चिन्ह की बात करते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जहां हम एक वाक्य के अंत में एक डंडा खींच देते हैं। वाक्य पूरा होने पर अंत में लगाया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है तो अंत में हमने इसको लगा दिया। अल्प विराम, कुछ कम समय के लिए रुकेंगे। पूर्ण विराम में ज्यादा समय के लिए रुकते हैं, अल्प विराम में कम समय के लिए रुकते हैं। बोलते या पढ़ते समय जहां बहुत कम देर रुकना हो, जैसे आम, केला और सेब लाओ, तो आम और केला को अलग करने के लिए हमने क्या किया? अल्प विराम का प्रयोग किया। अर्ध विराम, अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकने पर हम इसका अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम से तो ज्यादा रुकेंगे, लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकेंगे। सूर्यास्त हो गया, चिड़िया चहकने लगी, तो हमने क्या लिखा? सूर्यास्त हो गया। दो को हमने दो वाक्यों को अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ये क्या है? अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां प्रश्न पूछना हो, तो प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में तुम्हारा नाम क्या है, तो उसके बाद लगाएंगे, क्योंकि हमने प्रश्न पूछा, भाई भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रश्न लगाएंगे। विस्मयादि बोधक, जहां हर्ष हो, खुशी हो, शोक, दुख हो, घृणा हो, आश्चर्य हो आदि भावों को दिखाने के लिए। उदाहरण के तौर पर, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या दृश्य सुंदर है उसके बारे में बताया जा रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। योजक, योजक मीन्स होता है मिलाना, दो शब्दों को जोड़ना या तुलना करने के लिए, जैसे माता पिता, धीरे धीरे, चांद सा,
है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, माता और पिता को जोड़ा जा रहा है, धीरे धीरे को जोड़ा जा रहा है, चांद सा को जोड़ा जा रहा है, तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह संवादों में या किसी बात का विवरण या उदाहरण देने के लिए, रमेश तुम कहां जा रहे हो, ऐसे उद्धरण या अवतरण चिन्ह किसी के कहे कथन को या किसी पुस्तक उपाधि का नाम दिखाने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो हम इसको उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद करेंगे। कोष्ठक चिन्ह किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का या क्रम दिखाने के लिए, जैसे लता जी ने मधुर कंठ, कंठ किसे कहते हैं, आवाज, तो हमको कंठ का अर्थ दिखाना था तो आवाज के रूप में, तो हमने इसको कोष्ठक चिन्ह के अंदर करा। लाघव चिन्ह हम जैसे कई बार शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को हम इस तरह लिख देते हैं, तो ये क्या शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए। अब कुछ हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो वाक्य को पूरा होने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बताइए, अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक चिन्ह का या योजक चिन्ह का। तो आपको बताया कि जब वाक्य पूरा हो जाता है तो पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं, तो यहां पर आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे तुम कब आए, इस वाक्य में अरे के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो पूर्ण विराम लगेगा, विस्मयादि बोधक लगेगा, अर्ध विराम लगेगा या कोष्ठक चिन्ह। तो अरे तुम कब आए, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। सुख दुख दिन रात और माता पिता में कौन सा चिन्ह लगा है, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, तो वो चिन्ह है योजक चिन्ह, क्योंकि योजक चिन्ह क्या करता है, दो को मिलाने जोड़ने का काम करता है। जैसे सुख दुख दिन रात माता पिता, जोड़ने का जो काम करता है योजक, योजक का अर्थ होता है जोड़ना, तो जोड़ने वाला जो काम करता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। जब किसी कहे हुए कथन को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उस वक्त किया जाता है लाघव चिन्ह। अभी बताया था, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में इस चिन्ह का नाम है लाघव, लाघव मीन्स लघु करना, छोटा करना। अब अब हम बात करेंगे, क्योंकि कई सारे यहाँ पर प्रश्न है। ये पोस्ट देखिए, इस प्रश्न में एक है, राहुल तू निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जे हो जिसका, सुन ले तू बाणी। इस कविता में हमको योजक चिन्ह या हमको विराम चिन्हों का प्रयोग करना था, तो विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। देखिए कि न्याय पक्ष लेता है किसका, यहां प्रश्न पूछा बेटा न्याय किसका पक्ष लेता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। कह दे निर्भय, निर्भय के बाद रुकना है तो अर्ध विराम, अल्प विराम, फिर अल्प विराम, सुन लो तू बाणी, यहाँ वाक्य पूरा हुआ तो पूर्ण विराम, मां मेरी क्या वाणी, तो यहाँ प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का, मैं सुन रहा कहानी, या बात पूरी हो गई तो पूर्ण विराम का, कोई निरपराध को मारे तो अल्प विराम, तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, तो यह प्रश्न आ गया क्यों ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। रक्षक पर भक्षक को बारे, रुका तो अर्धविराम, न्याय दया का दानी, तो यहां पर योजक चिन्ह न्याय और दया को जोड़ने के लिए, न्याय दया का दानी, तो यहां पर योजक चिन्ह। अच्छा ये पूछा आश्चर्य, अच्छा न्याय दया का दानी, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। तो हमने यहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया। अब बात करेंगे कुछ प्रश्नों की, कुछ अतिरिक्त प्रश्न। माँ कहे एक कहानी कविता में कौन किससे कहानी सुनने का आग्रह कर रहा है, तो पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनने का आग्रह करता है। तो इस कविता में बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने का हठ या आग्रह कर रहा है। वे अपनी माँ से कहता है कि मुझे राणा या रांझा या रानी की कोई कहानी सुनाओ। अगले प्रश्न की ओर, राहुल के पिता सिद्धार्थ कहाँ घूम रहे थे और वहां का वातावरण कैसा था। मानो में बाग में टहल रहे थे, बड़ा शांत सुंदर और अच्छा माहौल था। तो राहुल के पिता सुबह के समय उपवन बगीचे में घूम रहे थे, वहां का वातावरण बेहद सुंदर और शांत था।
चारों तरफ फूलों की सुगंध फैली हुई थी। हवा के झोंकों से ओस की बूंदें पानी के तरंगों की तरह हिल रही थी और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। यह अतिरिक्त प्रश्न है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। घायल हंस को देखकर राहुल के पिता ने क्या किया? तो उन्होंने क्या करा? उसकी रक्षा करी। जब तीर से बिंधा हुआ या मारा हुआ हंस अचानक नीचे गिरा, तो राहुल के पिता ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने बड़े स्नेह से उसके शरीर को सहलाया और उसकी रक्षा की, जिससे उस तड़पते हुए पक्षी को एक नया जीवन प्राप्त हुआ। बात करते हैं इस पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्द। विलोम शब्द होता है जिसका अर्थ उल्टा हो। जैसे रक्षक, जो रक्षा करता हो, तो उसका विलोम शब्द होगा भक्षक, जो खाता हो। न्याय तो अन्याय। निरपराध का होगा अपराधी। और विवाद का होगा निर्विवाद, जिसका कोई विवाद ना हो, निर्विवाद। ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द का अर्थ होता है जिसका अर्थ उल्टा निकले। जैसे रक्षक का भक्षक, न्याय का अन्याय, निरपराध का अपराधी, विवाद का निर्विवाद। आप इसको याद कीजिएगा। अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं जिसका अर्थ समान होता है। जैसे उपवन का पर्यायवाची है बाग, बगीचा, उद्यान। पक्षी का है खग, पंछी और बिहग। पानी का है जल, नीर, बारी। और जननी का है माँ, माता, माताजी। ये पर्यायवाची शब्द हैं, आपको इनको भी लिखना है। तो उसमें परिभाषा भी लिखी है कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। ठीक है, तो हमने इस पाठ को यहां पर पढ़ा और इसके प्रश्नोत्तर को करने का प्रयास किया। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी कराए, पर्यायवाची कराए, विलोम शब्द कराए। इन सबको आपको याद करना है, लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक में और आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।